देखिए क्वेश्चन नीट 2024 के पेपर में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सेक्शन ए है। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन करने होते हैं। देखो इसमें क्या है कि हमारे पास ये बताया जा रहा है कि जो वर्नियर स्केल है, ठीक है, उसके n+1 डिवीजन जो है, n डिवीजन किसके, मेन स्केल के, यानी n+1 डिवीजन किसके हैं, वर्नियर स्केल के, और n डिवीजन किसके हैं, मेन स्केल के। ये दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड है। कोइंसाइड का मतलब है कि एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, कहाँ मिलेंगे, एक पॉइंट पे ही मिलेंगे। तो जो दिया है उसके हिसाब से लिख लो, n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर किसके है, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन, जैसा दिया हुआ क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला है कि n+1 डिवीजन वर्नियर स्केल के कोइंसाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड। कोइंसाइड लिखा हुआ है कहाँ पे, ये लिखा हुआ है, कोइंसाइड हो रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो n+1 डिवीजन किसके, n+1 डिवीजन वर्नियर स्केल के हैं, n डिवीजन किसके हैं, मेन स्केल के हैं। तो यहाँ से निकाल लो कि हमारे पास 1 डिवीजन किसका, वर्नियर स्केल का बराबर किसका आ जाएगा, n+1 डिवाइड बाई n+1 डिवीजन किसके, मेन स्केल के। इस कंडीशन से हमने ये निकाली है कि एक डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का बराबर है किसके, n डिवाइड बाई n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, जो हमारे पास मेन स्केल है, मेन स्केल का जो डिवीजन है, एक डिवीजन कितना है, 0.1 mm, लेकिन जो हमें वर्नियर कांस्टेंट बोला जाता है, जिसको लीस्ट कांस्टेंट, वो सेंटीमीटर में निकालना, ये भी देख लेना। ठीक है, क्या गिवन है, गिवन है जो वो लिख लो, 1 MSD यानी मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू है 0.1 mm, किसमें है, mm में, लेकिन हमको इसको सेंटीमीटर में बनाना है, तो 10⁻⁻1 कर दो तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यह कितना निकल आएगा, 1 डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर, यानी एक मेन स्केल का डिवीजन जो है 1 डिवाइड बाई 100 है। ठीक है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर देना है वो सेंटीमीटर में है। हमारे पास क्या निकालना होगा, लीस्ट काउंट कहा जाता है, लीस्ट काउंट बोला जाता है, या फिर इसी को बोला जाता है वर्नियर स्केल कांस्टेंट, वर्नियर स्केल कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इन दोनों के बीच के जो गैप होता है उसी को लीस्ट काउंट कहा जाता है, या फिर वर्नियर कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, अगर कहीं पर लीस्ट काउंट भी लिख के आता है तब भी हमको याद रखना है कि वो वर्नियर कांस्टेंट ही पूछ रहा है। अब इसकी वैल्यू दी गई, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसकी वैल्यू रख दो, ये जो वैल्यू निकाली हमने, जब रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा, MSD माइनस, इसकी जगह कितना लिखोगे, n डिवाइड बाई n+1, ये हमारा आ जाएगा MSD। यहाँ से MSD कॉमन ले लो, MSD जब कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट, MSD कॉमन ले लेते हैं, MSD कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 माइनस n डिवाइड बाई n+1। अब हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है। यहाँ MSD की वैल्यू कितनी दी गई है, MSD की वैल्यू ये दी गई है 1/100, लिख दो 1/100। अब किसी ऑप्शन में 1/100 है, केवल एक ही ऑप्शन था, तुम्हारा आंसर यहीं से पता चल जाता। फिर भी आगे देख लो, इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे n+1 माइनस n, एलसीएम लेने के बाद डिवाइड क्या आएगा, n+1। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, ये से कट जाएगा इससे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई 100, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1 डिवाइड बाई n+1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, देखो ये करने में तुम्हें 5 मिनट लग रहा होगा, 5 मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन केवल 1 मिनट से भी कम का है। बस हमें देखना है क्या क्या दिया हुआ है, कंडीशन बनानी है और देखना 1/100, 1/100 किसी में था ही नहीं। ठीक है, ये 100 तो होगा नहीं, 1/100 आना चाहिए, ऑप्शन मिल जाता पहले ही। ठीक, तो लेकिन करके दिखा देते हैं कि आइडिया रहे कि कैसे किया गया है। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी कोई क्वेश्चन आपको नीट का हो, जेई का हो, ठीक है, दिक्कत करता है, क्लास 12 का हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो देखो उसके लिए क्या है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पर ज्वाइन होइए, अपने क्वेश्चन भेजिए। ठीक, देख लो, समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।
देखिए ये क्वेश्चन हम जो है 2024 नीट पेपर फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, सेक्शन ए में 1 से 35 तक क्वेश्चन होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है इस पे लगाया जा रहा है। एक ब्लॉक बी है जिसका मास 3 केजी है, दूसरा ब्लॉक ए है जिसका मास 2 केजी है, ठीक है। इससे हम इसको फोर्स लगा रहे हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ब्लॉक ए जो है इस पे कितना फोर्स लगाएगा। क्या पूछा जा रहा है? ब्लॉक ए जो है इस पे कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये बताना है आपको। ऊपर से ये बताया जा रहा है जो सरफेस है, सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है का मतलब है कि जब हम ब्लॉक को 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो कोई भी चीज़ इसको अपोज नहीं करेगी, पूरा का पूरा फोर्स इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन होता तो क्या होता है? जब फ्रिक्शन होता है, जैसे हम चलते हैं नीचे फ्रिक्शन होता है, तो क्या होता है हमारे चलने और उसके जो सरफेस है इसके बीच एक फोर्स लगता है जिससे बैलेंस बना रहता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जो घिसने वाला फोर्स होता है, रगड़ वाला, जिसे ऐसे रग करो तो थोड़ा फोर्स लगता है ना जाने के लिए, ज़्यादा ही फोर्स लगता है। इतना ही आसानी से नहीं जाता है। हाथ अगर ऐसे हम रगड़ रहे हैं तो जाने के लिए लगता है थोड़ा ज़्यादा ही ताकत लगानी पड़ रही है। तो ये इसकी सरफेस पे फ्रिक्शन है, हाथ पे यहाँ पे फ्रिक्शन है, लेकिन यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो यानी यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स तो 0 लगेगा, ठीक है। क्योंकि इसने बोल दिया फ्रिक्शन लेस सरफेस है। कौन सी सरफेस है? फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि ये जो ब्लॉक ए है ये ब्लॉक बी पे कितना फोर्स लगाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले क्या करो, क्योंकि कोई फ्रिक्शन है नहीं तो टोटल फोर्स जो है क्या होगा? 10 न्यूटन का होगा। और टोटल फोर्स को हम किसके बराबर कर देंगे? जब मास दिया हो तो मास को और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आता है? हमारे पास फोर्स आ जाता है। एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है? एफ एम इज इक्वल टू हमारे पास होता है एम इंटू ए। ए हमारा एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर एम क्या है? मास। मास कैसे निकालोगे? एम टोटल निकालोगे, यानी मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, दोनों का मास ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, बराबर आ जाएगा 5। ये 5 केजी मास लग रहा है। अब फोर्स कितना लगाया गया है? 10 न्यूटन का। तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा दो। 10 न्यूटन इज इक्वल टू ये 5 केजी एम, यहाँ पर आ जाएगा ए। ए हमारा एक्सेलरेशन है। तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करोगे दो बार में कर जाएगा, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। अब देखो अब हमें क्या करना होगा? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब ये है, यहाँ पर जो हमारे पास ये है ब्लॉक ए बना दो। ये ब्लॉक ए है। ब्लॉक ए पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन लग रहा है, कितना लग रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यही जितना लग रहा है उतना ही इसका अपोजिट भी लगेगा, इसको बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर कितना लगेगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको देखो, ये इससे कांटेक्ट में है, ये इसके कांटेक्ट में है। जब इससे हम हटाएंगे इसको तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे देखो, जब इसका बी का बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो बी पे भी कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? जितना एक्सेलरेशन यहाँ पे लगा था उतना ही एक्सेलरेशन ये भी लगेगा। ये दोनों आपस में अटैच है ना। जब इनमें जैसे इसको बैलेंस करने के लिए लगा था, तो इसको जब अलग कर देंगे, फ्री बॉडी बना देंगे, तो जो एक्सेलरेशन यहाँ पे लग रहा था वही यहाँ पे लगेगा। कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। इसका वेट कितना है? इसका वेट है 3 केजी का, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ से लगेगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया फोर्स निकालना चाहते हैं, 4Fb। तो क्या करते हैं फोर्स फोर्स को निकालने के लिए? फोर्स को निकालने के लिए हम करते हैं mb, यानी मास ऑफ बॉडी b और एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन तो हमने निकाल ही लिया है। कितना है? 2। तो यहाँ से एफ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 3 है, ये मल्टीप्लाई 2 बराबर 6 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। इसको करना ऐसे ही है। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है जब इसको दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो जितना एक्सेलरेशन यहाँ पे लग रहा है इसके अपोजिट साइड में उतना ही लगेगा। ये दोनों कांटेक्ट में थी, इस वजह से जब इनको अलग किए हैं तो क्या किए हैं? जितना यहाँ लग रहा है उसका अपोजिट लगेगा, फिर इसमें ये लगेगा। तो ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये स्क्वायर है, यूनिट स्क्वायर इसमें। इसको देख लो, समझ लो। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है केमिस्ट्री और फिजिक्स का, ठीक है, नीट वालों के लिए, बाकी जो जेई की तैयारी करते हैं उनके लिए, अगर मैथ का भी कोई क्वेश्चन डाउट करता है तो टेलीग्राम में आना है, वहाँ पर अपना क्वेश्चन भेजना है, ठीक। जितनी जल्दी होगा उसका सोल्यूशन कर देंगे आपको। बस समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।
देखिए 2024 नीट फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमारे पास इक्वेशन दी गई है, ठीक है। इस इक्वेशन में पूछा जा रहा है कि हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा और इसके बाद इसमें जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो कितना होगा, ठीक। तो ये मोशन ऑफ इक्वेशन जो दी गई है, पहले इसका लिख लो क्या लिखा है। x इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 साइन और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है पाई टी प्लस पाई बाई 3। ये सब किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। ये दिमाग में रखना है किस में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी जनरल इक्वेशन बोलें या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलें, जनरल इक्वेशन बोलें या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलें, उससे कंपेयर करोगे। जनरल इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ पर ए जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, फिर साइन होता है, फिर ब्रैकेट में जाते हैं ओमेगा टी होता है। क्या होता है, ओमेगा टी होता है, प्लस यहाँ पर क्या होता है, फाई होता है। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है, ठीक है। क्या है, जनरल इक्वेशन है, जिसको स्टैंडर्ड इक्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है। इससे तुलना करोगे, जब तुलना करोगे तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा, ये जो हमारा ए है एम्पलीट्यूड है कितना आएगा, 5 आएगा। और ये किस में आएगा, क्योंकि ये यूनिट क्या है, मीटर में है, तो सबसे पहले सेंटीमीटर में आना नहीं, तो ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। तो दो ऑप्शन तो हमारे यहाँ से कट जाते हैं। पहला ऑप्शन खत्म हो गया, दूसरा ऑप्शन खत्म हुआ। अब दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो हमने निकाली, कितनी आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 मीटर। कैसे पता चला मीटर में आया, क्योंकि इसकी यूनिट दी गई है ये, ठीक है। एम लिखा हुआ मीटर का मतलब होता है। यहाँ पर क्या है, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है। जब इन दोनों की तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, तो ये मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू आएगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, या फिर इसमें होता है 2 पाई डिवाइड बाई टी, क्योंकि एफ की जगह हम 1 बाई टी लिख सकते हैं। एफ फ्रीक्वेंसी है, टी हमारा टाइम पीरियड है, और इसने पूछा है टाइम पीरियड आपको बताना है। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। तो ऑप्शन हमारा क्या आना चाहिए, ऑप्शन हमारा 2 सेकेंड ये रहा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब इनकी दोनों की तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, तो सब निकल के चला आएगा, ठीक है ना। इसके समझे, सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई थी इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे पास हमको पता होता है जनरल इक्वेशन क्या है। यहाँ पर जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए की जगह कितना दिया हुआ है, 5। यही कैपिटल ए हमारा एम्पलीट्यूड है, क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो ओमेगा के साथ है, ओमेगा के साथ क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर दिक्कत आ रही किसी को समझने में, तो ए साइन ओमेगा की वैल्यू यहाँ लिख दो सीधे 2 पाई कैपिटल टी, और ये हमारे पास स्मॉल टी है, प्लस फाई। फाई हमारा फेज डिफरेंस है, कभी आएगा तो पूछेंगे यहाँ पर, अगर फाई की वैल्यू पूछता, फेज डिफरेंस पूछता, तो कितना बताते, पाई बाई 3, ठीक। फिलहाल तो पूछा ही नहीं है, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछना। बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम पर लिंक दिया गया है, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, ठीक है, नीट वालों के लिए। बाकी जेई में जो है उनके लिए अगर मैथ भी है तो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अपना। देख लो, समझ लो, कहीं पर डाउट हो तो पूछ लेना। बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट देना। चलो, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए 2024 नीट फिजिक्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास दिया जा रहा है कि एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम का है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 4 ओम का है। अब आपको ये बताना है कि जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसमें कितना वोल्टेज है। क्या बताना है कि इसमें कितना वोल्टेज है, ठीक है। देखो, पहली बात तो 4 ओम और 1 ओम ये दोनों किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि करंट निकाल ली जाए। तो करंट निकालने के लिए क्या करोगे, आर इक्विवेलेंट निकालोगे। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 1। हमारे पास ओम का नियम होता है, किसका नियम होता है, ओम। ओम का नियम ये कहता है कि जो वोल्टेज होता है वो करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इसके बराबर होता है करंट और रेजिस्टेंस के। यहाँ पर हमारे पास एक करंट फ्लो हो रही है, जितनी करंट गई है उतनी करंट वापस आएगी। हमेशा याद रखना, ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, और जो छोटा वाला टर्मिनल होता है ये निगेटिव होता है। बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला निगेटिव होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट का है, 10 वोल्ट। करंट हमारे पास कितनी है पता नहीं है, वो हमें निकालनी है। आर कितना निकाला है, आर इक्वल 5 निकाला है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर की, यानी जो करंट फ्लो हो रही है वो 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है। बस जो करंट फ्लो होगी, ये करंट इसमें भी सेम होगी, इसमें भी सेम होगी। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है,
वोल्टेज निकालना है। तो हम इसको ऐसे डॉट कर लेते हैं, यहाँ पे वोल्टेज मान लेते हैं कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए बस ये जो करंट हमारे पास आ रही है यही करंट इसमें जाएगी। तो यहाँ पर ओम का नियम फिर लगा दोगे तो कितना आएगा, ओम के नियम से हमारे पास वोल्टेज निकालना है V4 का मतलब है कि यहाँ का वोल्टेज निकाल रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू करंट सेम रहेगी, जो करंट यहाँ पर है वही करंट यहाँ पर भी है, तो करंट जो सेम रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा करंट, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हमारे पास 4 ओम है, तो ये 4 ओम लिख दो। करंट की वैल्यू कितनी निकाली है, अभी 2 एम्पियर निकाली है, तो V4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 बराबर कितना आ जाएगा 8 वोल्ट, यानी जो ऑप्शन आएगा तीसरा आएगा। देखो करने को तो 1 मिनट में हो जाए, लेकिन समझ में आना चाहिए कैसे हुआ। सिंपल सा था, क्या करना था, दोनों को ऐड करना था, 5 होते, उसका डिवाइड करते 2 एम्पियर की करंट आती जाती। अब 2 एम्पियर की करंट का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। इतना सा क्वेश्चन है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो 8, आंसर, ठीक है। लेकिन ये कैसे होता है ये हमने आपको बताया, इस वजह से थोड़ा अगर लेक्चर लंबा हो तो इसमें परेशान मत होना। इस वजह से फायदा मिलेगा कि अगला क्वेश्चन आएगा तो उसको क्वेश्चन सेम तो आएगा नहीं कि आंसर रट के चले जाएं, कैलकुलेशन करना होगा तो पता होना चाहिए क्या क्या करना है। सबसे पहले ये और ये दोनों किस में थे, सीरीज में थे, तो इनका आर इक्विवेलेंट निकालिए। सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस होते हैं तो सीधे ऐड कर दिए जाते हैं, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो 1 बाई करके डिवाइड, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 ये करना होता है। फिर यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी थी, ओम का नियम यूज किया, ओम के नियम से हमने यहाँ पर करंट निकाली, तो करंट कितनी 2 एम्पियर की आ गई। बस अब हमें क्या करना है, 2 एम्पियर के करंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा, सॉरी वोल्टेज आ जाएगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, जितनी जल्दी होगा हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दे देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए ये क्वेश्चन नीट 2024 के पेपर में था, फिजिक्स में, ठीक है। सेक्शन ए में 14 नंबर क्वेश्चन है, सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक। इसमें देखो क्या है, इसमें दिया गया है कि हमारे पास सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन फ्री स्पेस। अब इसके बाद कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, किसके विषय में, प्रोटॉन के विषय में बताए गए हैं, प्रोटॉन के विषय में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में कोई एक सही होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, थोड़ी ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाना होगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए कि हमारे पास जो ई पार्ट है, ई ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है प्रोटॉन प्रोसेस पॉजिटिव चार्ज, जबकि प्रोटॉन पे क्या होता है, प्रोटॉन पे ना तो निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है, ये लाइट हटा दें, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब प्रोटॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। जब कोई चार्ज नहीं होता तो ऑप्शन 4 को ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो बाकी 3 ऑप्शन बचे, इनमें देखते हैं, तो ए बी और यहाँ पर ACD, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी डी तीनों है, यहाँ पर हमारे पास इसमें ए बी कॉमन है, इसमें भी ए बी कॉमन है, इसमें हमारे पास बी नहीं है। तो बी वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं। बी वाला स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, बी स्टेटमेंट यहाँ पर है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज सी। हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला होता है, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है HC बाई लेमडा होता है, ठीक है, HC बाई लेमडा होता है। और इसके बाद प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के लिए हमारे पास होता है, क्या होता है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है लेमडा इज इक्वल टू होता है H डिवाइड बाई पी हमारे पास क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। और लेमडा के विषय में ये कह सकते हो, लेमडा जो होता है हमारे पास क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू सी स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पर हमारे पास लेमडा, और यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, सॉरी स्पीड, ये हमारे पास ये किसकी स्पीड है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, और ये हमारे पास म्यू है, ठीक है, म्यू है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जिसको कहा जाता है, आवृत्ति है। तो इससे यहाँ लेमडा निकालना चाहो तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई म्यू। अब यहाँ पर उठा के इसको रख दो, और यहाँ से पी पहले निकालो, मोमेंटम एच, और इसकी वैल्यू लेमडा की वैल्यू उठा के, ये लेमडा है, लेमडा की वैल्यू उठा के यहाँ से ये रख रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा एच, और यहाँ पर लेमडा की जगह सी, और यहाँ पर हमारे पास म्यू जो है नीचे आएगा, तो ये ऊपर पहुँचा दो, पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू आ जाएगा एच म्यू और डिवाइड बाई सी, क्या आ गया, एच डिवाइड बाई एच म्यू डिवाइड बाई सी आ गया, ठीक है। सबसे पहले इसने बोला है कि जो हमारे पास क्या है, प्रोटॉन, द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज सी, तो स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी जो वेलोसिटी प्रोटॉन की है कितनी है, सी है,
ये बात सही है। जब ये बात सही है तो इसका मतलब क्या होगा, बी ऑप्शन भी है। जब बी ऑप्शन है तो ये वाला ऑप्शन कट गया। कैसे कट गया, क्योंकि यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर ई था, ई जिसमें है वो गलत होना चाहिए, बी होना चाहिए, इसमें बी नहीं है, इस वजह से ये गलत हो गया। अब ये 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए बी है। अब हम देख लेते हैं सी के विषय में। सी क्या दिया हुआ है, द मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज दिस। ये तो हमने यहीं पे निकाल लिया है, जो मोमेंटम है प्रोटॉन को वो इतना निकल गया है, ठीक है, एच न्यू डिवाइड बाई सी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। जब ये ऑप्शन सही है तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी नहीं है। ये पहले एलिमिनेट हुआ, ये बाद में हुआ, इसके बाद इन दोनों में से ये एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर सी नहीं है, जबकि सी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ये हमारा सही हो गया। अब सुनो, एक तो करने का तरीका ये है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच करना होगा, ठीक है। इसके बाद अब सारे ऑप्शन मिला लेते हैं। जैसे डी ऑप्शन, इन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते हैं तब क्या होता है, टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम आर कंजर्व। बिल्कुल बात सही है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कोलिजन करेंगे तो जितनी एनर्जी होगी और जितना मोमेंटम होगा ये कंजर्व हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो इसको देख लो, समझ लो, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी करना सीखना होगा, क्योंकि पेपर में ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक। तो हमें पता होना चाहिए क्या यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं ई ऑप्शन हमने पहले ही मिला लिया, ई ऑप्शन यहाँ पर भी होता, यहाँ पर भी होता, तो एक ऑप्शन सही हो जाता, ठीक। फिलहाल हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका था कि ये पहला ऑप्शन देखते। पहले ऑप्शन में जैसे दिया हुआ था प्रोटॉन, लिखा हुआ द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज ई बराबर एच न्यू, ये भी तो सही है। एनर्जी जो होती है प्रोटॉन की क्या होती है, एनर्जी प्रोटॉन की ई इक्वल टू होती है एच न्यू, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही था। इसके बाद क्या था, द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज सी। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन हमने यहाँ से निकाला था, बिल्कुल बात सही थी, उसकी वेलोसिटी सी थी, तो ये भी सही हो गया। तो ए और बी दो सही होने चाहिए। बी इसमें था नहीं, बी इसमें था लेकिन क्या नहीं था, अभी इसमें ई मिलाना होगा। फिर उसके बाद सी ऑप्शन देखेंगे तो सी इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट गया। अब इसमें बी नहीं तो ये भी कट गया, अब इसमें और इसमें हो जाता। फिर उसके बाद कोलिजन होता है तो टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व होते हैं, ये बात भी सही है। तो सी भी सही होना चाहिए, तो सी इसमें नहीं था तो कट जाता, ऑप्शन हमारा ये निकल आता, ठीक। कहीं से भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना होगा कैसे करना है, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देखो ये कहानी होती है, जैसे हमारे पास ये सरफेस है, इस सरफेस से हम क्या चाहते हैं कि एक प्रोटॉन यहाँ पर इंसिडेंट करते हैं, यानी यहाँ से इसके सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो लाइट हमने इंसिडेंट की है उसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा है, ठीक है, जो एनर्जी यहाँ से निकलेगी ई इक्वल टू निकलेगी एच न्यू, ठीक है। ई इसी को हम लोग लिख देते हैं एच न्यू बाई, सॉरी ये क्या हो जाता है, एच सी बाई लैम्डा हो जाती है। ये एनर्जी का फार्मूला हमारे पास ये भी होता है, ठीक। इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भी निकालेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, उसके लिए वर्क फंक्शन करना होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी यूज करनी होगी। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट का ही यूज होता है यहाँ पर। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है जो स्पीड ऑफ लाइट है वो प्रोटॉन की एनर्जी पे डिपेंड करती है। तो प्रोटॉन की एनर्जी जो है स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ये बात सही है। तो देख लेना चाहिए था। इससे हमारे पास पहला ऑप्शन, क्योंकि सी ऑप्शन थी यहाँ पर, हाँ ये पहले में, इसमें बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये कट जाता। बाकी ये इसको देखते हैं, फिर उसके बाद सी ऑप्शन में आते हैं। तो ये फार्मूला सही है, हमने यहाँ निकाल के दिखा दिया कि ये रीजन होता है, इसका मतलब सी भी होना चाहिए, तो ये वाला कट जाता। अब ये बचता, और ये तो कट ही चुका था, ये भी कट जाता क्योंकि यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं है। तो बस हमारे पास ये ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है ना। कहीं से भी करोगे, कुछ अगर ऑप्शन आते हैं, कुछ पॉइंट हमें याद रहते हैं, समझ में आते हैं, तो उन्हीं से हम क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी उससे आंसर तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। देख लो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है तो टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए ये क्वेश्चन फिजिक्स नीट 2024 का पेपर था, और सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। यहाँ पर दिया है स्पेक्ट्रम लाइंस ऑफ हाइड्रोजन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का लेवल दिया गया है, ठीक है, और वेवलेंथ दी गई है। यहाँ पर n1 की वैल्यू दी गई है 2, सब में n1 की वैल्यू फिक्स है, और n2 जो है चेंज हो रहा है 3 4 5 6 हो रहा है। यानी ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, पहले जो n1 स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, लाइमर सीरीज होता है। कौन सी सीरीज है, लाइमर। यहाँ पर n1 अगर
N1 बराबर 1 है तो क्या होता है, N1 बराबर अगर 1 है तो ये लाइमन सीरीज होती है। फिर उसके बाद N2 यानी N1 इसके लिए अगर मान लें ये क्या है 2 है तो ये बामर सीरीज, ये हमारे पास लाइमन सीरीज, ये बामर सीरीज, तो ऐसे ही चेंज होता रहेगा। लेकिन इसमें N1 की वैल्यू क्या है 2 है, सब में फिक्स है, यानी जो सीरीज है वो बामर सीरीज है। और वेवलेंथ अलग अलग दी गई है। अब इसके लिए दो वेवलेंथ दी गई है। हमारे पास वेवलेंथ के लिए फार्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है आर और जेड स्क्वायर। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए जेड स्क्वायर की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1 होती है। और इसके बाद आता है 1 डिवाइड बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई N2 का स्क्वायर। ये हमारे पास आता है, ये वाला फार्मूला ही यूज होना था इसमें, और कुछ नहीं था। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज होना था। यहाँ पर N1 की वैल्यू फिक्स है और ये सीरीज कौन सी है, बामर सीरीज से आ रही है। N1 की वैल्यू फिक्स है, सब में ही 2 दिया हुआ है, चेंज होगा N2 पे। अब देखो यहाँ पर ये 1/λ है। अब यहाँ से जितना कम घटेगा, यहाँ से जितना कम घटेगा उतना इसका ज़्यादा मान आएगा, क्योंकि ये 1/λ है, लैम्डा नहीं है, 1/λ है। इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू जो है हमारे पास, जितना इन दोनों का कम डिफरेंस आएगा उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर N2 की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, N2 की वैल्यू बढ़ाएंगे, N2 की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, N2 की वैल्यू बढ़ाने से इसका कम डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये 1/λ मैं बोल रहा हूँ। जब इसको घटाओगे तो क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस जितना इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे उतना ही इसमें क्या होगा, ज़्यादा घटेगा। अगर ये लेमडा होता, अगर ये उससे होता लेमडा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर, फिर आ जाता 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो इसमें जितना ज़्यादा है, इसमें जितना कम घटाते, जितना कम घटाते उतनी कम वैल्यू, इसकी ज़्यादा वैल्यू आती। इसमें जितना N2 की वैल्यू कम घटाते उतनी ज़्यादा वैल्यू आती। ठीक है, अब 1 अगर होता है 1/3 हो जाए का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना, ये सब वैल्यू दी हुई चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा 9 आ जाता, 1/9, यहाँ पर 1/16 आ जाता, यहाँ 1/25 आ जाता, यहाँ 1/36 आ जाता। तो ये क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा ये बड़ी है, फिर ये है, सबसे कम तो ये है ना। तो अगर इसमें घटाते, सबसे कम घटाते तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू आती, लेकिन ये 1/λ है, इस वजह से इसमें जितनी कम वैल्यू, जैसे ये सबसे ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि 1/λ है, ये सबसे कम निकलेगी, यानी जिसकी यहाँ पर N2, जिसका N2 सबसे कम होगा, जिसका N2 सबसे कम होगा उसके लिए लेमडा सबसे ज़्यादा आएगा। जिसका N2 सबसे कम होगा, ये बार बार समझ लो, बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर यहाँ ऐसे फार्मूला होता तब इसके बाद तो हमारे पास सबसे ज़्यादा कम ये होता, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमारे पास ज़्यादा है वही कम माना जाएगा, क्योंकि 1/λ है। यानी N2 की वैल्यू जिसके लिए सबसे कम है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। N2 के लिए सबसे कम कौन सी वैल्यू है, N2 के लिए सबसे कम 3 वैल्यू है, यानी इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी वेवलेंथ किस वजह से सबसे ज़्यादा है, तीसरे नंबर पे, यानी पहले का तीसरा आना चाहिए। पहले का तीसरा केवल एक ऑप्शन में, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन हमारा सेकंड पार्ट सही हो जाता, बाकी कुछ मिलाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, दूसरी बात अब इसमें देख लो, यहाँ पर फिर इसके बाद क्या है N2, N2 कितना है 4 है, N2 4 है, यानी N 3 के बाद 4 आया है, इसका मतलब क्या है, इसके बाद इसकी वेवलेंथ इससे कम होगी, जब इससे कम होगी तो इससे कम कौन सी वेवलेंथ है, ये वाली है, तो बी का चौथा आना चाहिए, तो बी का चौथा आ गया। अब ये है 5, इसके बाद इन सब में सबसे, इन दोनों के बाद कौन सबसे ज़्यादा है, दूसरा नंबर, तो इसका दूसरा आना चाहिए था, ठीक है दूसरा आ गया। इसके बाद इसमें देख लो पहला आ गया। ये तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, बाकी अगर एनर्जी ग्रुप में आता तो एक इसके बाद लेक्चर ले चुके हैं इसी का, उसमें भी देख लेना कि एनर्जी ग्रुप में भी बताया है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है फिजिक्स केमिस्ट्री में तो नीट वालों के लिए, बाकी अगर जेई की कोई तैयारी करता है उसको मैथ की दिक्कत है तो वो टेलीग्राम में जोड़ के अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, देख लो समझ लो, कहीं पर डाउट हो तो पूछना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए ये क्वेश्चन नीट 2024। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास बताया जा रहा है कि एक कॉइल है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो कॉइल ये हम बना लेते हैं, कॉइल है, इसमें जो फेरे हैं, जो टर्न है वो कितने हैं, 100 टर्न है, यानी इस पे ऐसे घुमाते रहोगे तो नंबर ऑफ टर्न जो आएंगे वो 100 आएंगे। और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, रेडियस यहाँ से लेके आर जो है वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलोगे तो 0.1 मीटर आ जाएगी। इसके बाद इसमें पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये बताना है। इसके अलावा पेपर में दिया गया है जो परमेबिलिटी है वो कितनी है, ये दी गई है।
यानी परमेबिलिटी को म्यू से लिखा जाता है। फार्मूला इसके लिए क्या होता है, इसका फार्मूला याद होना चाहिए, बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आता है, म्यू नॉट और नंबर ऑफ टर्न, कितनी करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ पर 2r। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, करंट जो दी गई है वो दी गई है 7 एम्पियर, कितना है 7 एम्पियर की करंट है। ठीक है, बस इसकी वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर म्यू की वैल्यू ये है, ये जो दिया गया है ये म्यू है, म्यू नॉट कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करो इसमें, तो बी इक्वल कितना आ जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ है। इसके बाद एन कितना है 100 टर्न है, और आई कितना है 7 एम्पियर की है, और यहाँ पर 2, रेडियस कितनी है 0.1 मीटर में रखना होगा। ठीक है, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से बी इज इक्वल टू पाई की वैल्यू रख दो 2 इंटू 22/7। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 10⁻2 है, यहाँ पर 10⁻⁻7 है, कितना बचेगा 10⁻⁻5 बचेगा, लेकिन एक पावर ये ऊपर पहुँच जाएगी तो यहाँ पर 4 बचेगा, ये वाला पॉइंट हटाओगे तो एक पावर ऊपर पहुँच जाएगी, ये 3 हो जाएंगी तो यहाँ 4 बचेगा इंटू 7, ये पावर हटी है। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4.4 इंटू 10⁻⁻3। ये टेस्ला है, लेकिन हमें आंसर 10⁻3 हटाना होगा, तो क्या करना होगा 4.4 मिली टेस्ला। तो ऑप्शन कौन सा आएगा 4.4, ये ऑप्शन जो है ये तीसरा ये है। ठीक है, कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा जल्दी स्पीड से करके 1 मिनट के अंदर आंसर दिया जा सकता है इसका। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये वाला फार्मूला जरूर याद होना चाहिए, अगर ये फार्मूला याद नहीं होता तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है ये ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाते रहोगे, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, सबकी रेडियस सेम है, नंबर ऑफ टर्म दिए गए हैं एन इज इक्वल टू है 100 टर्न, तो वहाँ पर एन की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है। अब पाई की वैल्यू 22/7 क्यों रखी, क्योंकि यहाँ पर रेडियस 7 दी थी, तो 7 22/7 में कट जाता है इस वजह से। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है, ठीक, टेलीग्राम पे आना, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, नीट एनालिसिस पेपर एनालिसिस करके ग्रुप बना है, उसमें क्वेश्चन भेजना। ठीक है, बाकी और भी ग्रुप है उसमें भेजोगे तब भी हम करा देंगे, तो आप देख लें समझ लें, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, टेक केयर। देखिए ये क्वेश्चन फिजिक्स 2024 नीट का पेपर है, सेक्शन ए से आया था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। देखो इसमें दिया हुआ है कि ए और बी, ये हमारा कौन सा गेट है, ये हमारे पास एंड है और ये आर है, लेकिन यहाँ पे जब ये लगा होता है, जीरो लगा होता है, तो ये एन एंड गेट हो जाता है और एन आर गेट हो जाता है। ये कहानी वहीं पर होगी, यहाँ से ए निकलेगा, यहाँ से बी निकलेगा, यहाँ पर जब जीरो लगा होता है तो क्या हो जाता है ए बार हो जाता है, यहाँ पर जो आके आएगा क्या आएगा ए बार आएगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास बी बार आएगा। कैसे आ रहा है, यहाँ पर तो हमारे पास आर गेट था, लेकिन इसकी वजह से बी बार हो गया, अपोजिट हो गया, नॉट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा गेट है, इसको हम कह सकते हैं एन एंड गेट, और इसको नार गेट कह सकते हैं, ये भी हमारा नार गेट है। ठीक है, अब यहाँ से गया, जब भी हमारे पास ये क्या है, पहले आर गेट के पास जाएगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ऐसे होगा ए बार और बी बार, सॉरी प्लस होगा, क्या होगा प्लस होगा, इन दोनों का प्लस होगा जब यहाँ पे आएगा, लेकिन इससे बाहर निकलेगा तो ये बार लग जाएगा फिर से। ठीक है, इससे निकलेगा तो बार लग जाएगा। अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, अगर हमारे पास ए प्लस बी का बार निकल के आता है तो उस केस में क्या कर सकते हैं, ए का बार इंटू बी का बार। ठीक है, सेम कहानी इसमें लगाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए का बार, क्योंकि एक बार पहले से था तो एक बार और हो जाएगा इंटू बी का बार। यहाँ पे क्या होगा, जब डबल बार बार हो जाता है, एक बार बार फिर बार, तो ये ए आ जाएगा, यहाँ पर भी बी आ जाएगा, ये क्या हुआ, ये हमारा एंड गेट हो गया। यानी जब मल्टीप्लाई जब एडिशन होता है तो आर गेट होता है, जब मल्टीप्लाई होता है तो एंड गेट होता है, तो ऑप्शन हमारा ये आ जाएगा। ये तो था करने का तरीका, बाकी ये कैसे आया ये, क्योंकि 1 मिनट से पहले ही करना होगा क्वेश्चन, अब कैसे आता है ये भी देख लो जरा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो कैसे करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर ये सिंबल बना हुआ है, ये वाला सिंबल, इस सिंबल को कहा जाता है एंड गेट, क्या कहते हैं
एंड गेट, ठीक है। अगर इसके आगे ये लग गया, ये लग गया, तो ये इसके आगे एक एन लग जाएगा। पहले ये क्या था, पहले हमारे पास एंड गेट था, यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन अगर ये जीरो लग जाता है तो ये हो जाता है एन एंड गेट हो जाता है, ठीक है। सेम कहानी उसमें है, ये हमारे पास आर गेट होता है, लेकिन ये लग जाता है तो नार गेट हो जाता है। अब सुनो, यहाँ पर अगर ऐसे हमारे पास दिया हुआ है, इसको भी देख लो, तो ये क्या है, ये आर गेट है, क्या है, आर गेट है। लेकिन अगर यहाँ पर ये लग गया तो ये क्या हो गया, एन आर गेट हो गया, ठीक है। अब अगर हमारे पास दो एन गेट, एक एन गेट ये है, एक एन गेट ये है, एक यहाँ पर एन गेट है, ठीक है, एक एन गेट ये है, यहाँ से एक प्रोडक्ट, एक यहाँ से प्रोडक्ट, फिर इसके बाद जाके ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हमारा किससे जुड़ जाता है, एन गेट से ही जुड़ जाता है, ठीक है। किससे जुड़ जाता है, एन गेट से। यहाँ पे जो प्रोडक्ट निकलता है वाई निकलता है। यहाँ पे इनपुट जो दिया गया है ए, यहाँ पर बी, ठीक है, ये ए है, ये बी है, यहाँ से ए, ये बी, ठीक है। यहाँ पर हम नाम लगा देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, ठीक। यहाँ पर ए और बी है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लगाओ, यहाँ पे लगाओ तो बस यहाँ पे लगे हुए, यहाँ पे जब निकलेगा तो ये ए रहेगा, तो यहाँ पे जब रहेगा तो अगर ये हमारा क्या आ जाएगा, ए बार। अगर ना नहीं लगाना चाहते तो ना लगाओ, तब भी कोई दिक्कत नहीं, पहले हम समझा देते हैं क्या होता है। यहाँ से हमारा ए, यहाँ से बी, यहाँ से ए जब पहुँचा, यहाँ पर ए रहेगा, ये हमारा कौन सा गेट है, एंड गेट है, यहाँ पर भी ए पहुँचेगा। तो जब ए यहाँ से पहुँचा, ए बी यहाँ से पहुँचा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, ए इंटू बी आएगा, ठीक है। एक बात, अगर यहीं पर ये लगे होते, आर गेट लगे होते, यानी ऐसे गेट लगे होते, एक ये लगा होता, एक यहाँ पर ये लगा होता, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से ए हमने दिया, यहाँ से हमने बी दिया, फिर उसके बाद ये कॉम्बिनेशन जाके एक तीसरे आर गेट से कनेक्ट हो जाता, और यहाँ पर वाई निकलता। वाई क्या निकलता, इन दोनों का एडिशन, यानी यहाँ से ए गया, यहाँ से बी गया, यहाँ पे जो आता है वो ए प्लस बी आ जाता, ये यूज होने वाला है यहाँ पर। ए प्लस बी आता है, क्या आता है, ए प्लस बी कब आता है, जब हमारे पास आर गेट लगे होते हैं। एंड गेट आता है जब, मल्टीप्लाई कब आता है, जब एंड गेट लगे होते हैं। ये सीक्वेंस होता है करने का, ठीक है। अब इसी का यूज कर लो, अब इसी का यूज करो, ठीक है। सुनो, यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास आउट इनपुट है, ये भी इनपुट है। यहाँ से हमारा क्या जाएगा, यहाँ से हमारे पास ए यहाँ पहुँचेगा, ए यहाँ पहुँचा, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, नॉट हो जाएगा, यानी ए का उल्टा ए बार हो जाएगा, तो यहाँ से ए बार पहुँच गया। यहाँ से क्या है, यहाँ से बी आया, यहाँ पर बी रहा, लेकिन यहाँ पे जब पहुँचा तो बी बार पहुँचा। अब हमने बताया जब यहाँ पे ये दोनों कॉम्बिनेशन इससे कनेक्ट है, आर गेट से कनेक्ट है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी सॉरी एडिशन होगा, ए बार प्लस बी बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नार लगा हुआ है, इसकी वजह से इसका बार हमने दे दिया था, तो वाई जो हमारा आया ये आ गया। अब वाई इज इक्वल टू, ये हमारा क्या आया, ए बार प्लस बी बार, इसका अलग बार, इसका अलग बार। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए प्लस बी बार दिया हुआ है तो ये हमारा किसके बराबर आएगा, ए के बार के बराबर आ जाएगा, इंटू बी के बार के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये इंटू करो, एडिशन के बाद मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। अगर यहीं पर अगर हमारे पास ए बार, ए बी बार दिया हुआ तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी बार। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर ये दिया हुआ तो ये लिख सकते हैं, अगर ये दिया हुआ तो ये लिख सकते हैं। फिलहाल ये दिया हुआ था, हमने ये मल्टीप्लाई का निशान है। अब अगर किसी का एक बार बार हमने किया, फिर उसका दोबारा बार कर दिया, तो ये हमारा ए आ जाएगा। फिर हमने बी का किया, फिर उसका बार कर दिया, तो बी आ जाएगा। तो वही काम इसमें यूज होना था, ए और बी। अगर ए और बी का मल्टीप्लाई आता है तो इसका मतलब कौन सा गेट होता है, अगर एडिशन आता है तो आर गेट होता है, लेकिन मल्टीप्लाई आता है तो एंड गेट आता है। अगर इसमें बार आ जाता तो एन एंड गेट आ जाता, तो ऑप्शन हमारा चौथा सही है, ठीक है। ये तरीका है, बाकी अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करूँगा, समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। अगर यहाँ से एक आउटपुट, यहाँ से इनपुट, यहाँ से इनपुट, यहाँ पहुँचा, यहाँ पर अगर हमारे पास क्वेश्चन में एंड गेट लगा होता, एंड या एन आर गेट लगा होता, तब इन दोनों का मल्टीप्लाई होता, फिर उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करते। फिलहाल यहाँ पर एडिशन हुआ है, क्योंकि आर गेट में एडिशन होता है। अगर कोई भी इनपुट हमारे पास आर गेट में पहुंचेगा तो तीन आते तीन का मल्टीप्लाई होता, चार आते चार का मल्टीप्लाई होता, जो भी आए तो उसी हिसाब से हमें अरेंज करना होता है, ठीक है।
देख लो, समझ लो। बाकी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए, ठीक है? क्वेश्चन भेज दें, उसका सॉल्यूशन हम करा देंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, बायो की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी जेईई और नीट्स की जो जेईई की जो तैयारी करेंगे उनके लिए मैथ के लिए भी ऑप्शन है, ठीक? देख लो, समझ लो, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।